शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का खेला कर दिया। जिस शुवेंदु अधिकारी को कचरा बताकर ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करती रहीं, उन्हीं शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के चेहरे पर पराजय की कालिख पोत दी। अब ममता बनर्जी इसी चेहरे के साथ बंगाल की सीएम बनेगी। लोकतांत्रिक नैतिकता का तकाजा तो ये है कि ममता बनर्जी को सीएम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को अपना प्रतिनिधि चुनने से इनकार कर दिया। मगर कुर्सी का लालच और संवैधानिक नियमों का फायदा उठाकर ममता बनर्जी सीएम बनेंगी, ये तय है। बंगाल लगातार तीसरी बार जीतकर ममता बनर्जी खुद हार गईं। ममता की सारी रणनीति और चतुराई धरी की धरी रह गई और शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें अपने वादे के मुताबिक हरा दिया। बंगाल की जीत को लेकर खीर में नमक आने जैसी स्थिति उस वक्त बन गई जब पता चला कि पार्टी जीत गई, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हार गई हैं। बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के सामने उनके पूर्व सहयोगी और बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी मैदान में थे। शुवेंदु अधिकारी ने 1957 वोटों से ममता बनर्जी को हरा दिया। नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गईं, लेकिन राज्य में उनकी पार्टी ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल यह है कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी और कैसे वहां की सत्ता संभालेंगी। मुख्यमंत्री बनने के लिए यूं तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। अगर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो शपथ लेने के 6 महीने के भीतर सदस्य बनना जरूरी होता है। नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ बिना विधायक रहते ली जा सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री को 6 महीने का वक्त मिलता है और इस तय समय सीमा के अंदर उनका विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। बंगाल में सबसे बड़ी जीत के बावजूद ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से था। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी ने ममता को 1956 वोटों से हराया। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले और ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले और लेफ्ट गठबंधन की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी को 6,267 वोट मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो अधिकारी ने 48.49%, ममता बनर्जी ने 47.64% और मीनाक्षी मुखर्जी ने 2.47% वोट हासिल किए। हार से बौखलाई ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में गड़बड़ी के खिलाफ वह अदालत जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट पर पुनः मतदान की मांग करते हुए मतों की गिनती में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया। पार्टी ने पत्र में आरोप लगाया कि बनर्जी के पक्ष में पड़े वैध मतों को रद्द कर दिया गया, जबकि बीजेपी के पक्ष में डाले गए अवैध मतों की गणना की गई। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। नंदीग्राम के संग्राम में बुरी तरह से हार का तमगा हासिल करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल का चुनाव क्या जीती। छुटभइये नेता और टटपुंजिये पार्टियों के साथ फ्रेंडली मीडिया ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा नेता घोषित कर दिया। यह भी कहना शुरू कर दिया कि ममता की अगुवाई में विपक्षी पीएम मोदी के विजयी रथ को रोक देगी। जयकारे होने लगे, ममता के गीत गाए जाने लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो जाएगा और क्या ममता बनर्जी विपक्ष की सर्वमान्य नेता बन पाएंगी। लगातार चुनावी नाकामियों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी गोलबंदी की पैरोकारी करती रही कांग्रेस खुद ममता की दिल्ली की राह रोकने में कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं कुछ बड़े क्षेत्रीय छत्रपों की ममता के नेतृत्व की रहनुमाई को सहजता से स्वीकार करने की हिचक भी इसमें अड़चन बनेगी। बंगाल चुनाव में टीएमसी जीत के साथ ही उत्साह में कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों के नेताओं से लेकर विशेषज्ञों ने ममता बनर्जी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चुनावी चेहरा बनाए जाने की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। लेकिन चुनावी नतीजों के उत्साह में शुरू हुई ऐसी भविष्यवाणियों से अलग राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी विकल्प और उसका एक सर्वमान्य चेहरा बनने का सियासी समीकरण इतना भी सहज नहीं है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन तो कांग्रेस की ओर से ही लगाई जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए आगे बढ़ती है तो यह कांग्रेस के नेतृत्व के लिए सीधी चुनौती होगी। कांग्रेस विपक्षी नेतृत्व की कमान किसी सूरत में अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहेगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो पार्टी की बची कुछ सियासी जमीन भी दरक जाएगी। राज्यों में लगातार हो रही हार के बावजूद कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर बचा स्वरूप और संगठनात्मक ढांचा ही उसकी सियासी प्रासंगिकता को बचाए हुए है। जाहिर है कि जब विपक्षी नेतृत्व की कमान कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी तब पार्टी के लिए अपनी बची खुची राजनीतिक जमीन बचाना भी मुश्किल होगा। कांग्रेस इस हकीकत से वाकिफ है और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी सियासत में दीदी की पूरी भूमिका की तरफदारी करने के बावजूद पार्टी यही प्रयास करेगी कि विपक्षी राजनीति की कमान किसी क्षेत्रीय दल के नेता के हाथ में न चली जाए।
ममता बनर्जी के शरद पवार से बेहतर रिश्तों को देखते हुए इस बात की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि ये दोनों कुछ और बड़े क्षेत्रीय दलों के साथ नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति की कमान गैर कांग्रेसी दलों के हाथ में सौंपने के लिए कांग्रेस पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी राजनीतिक सीमाएं और जरूरतों को देखते हुए यह इतना भी आसान नजर नहीं आता। पवार के मामले में ही देखा जाए तो उनकी प्रासंगिकता महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाए रखने की है। कांग्रेस के साथ उनका बीते 2 दशक से जारी गठबंधन इसमें सबसे अहम है। स्वाभाविक रूप से पवार एक सीमा से ज्यादा कांग्रेस को दरकिनार कर ममता के लिए महाराष्ट्र में अपनी सियासत को दांव पर लगा देंगे। इसकी संभावना कम ही है। तमिलनाडु में द्रमुक नेता स्टालिन और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन दीदी से सहानुभूति रखने के बावजूद कांग्रेस की अनदेखी नहीं कर सकते। हेमंत कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रहे हैं, तो पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे स्टालिन को भी कांग्रेस के समर्थन की जरूरत है और इसी तरह दीदी का मजबूत नैतिक समर्थन करती रही। राजद भी बिहार की अपनी सियासत को पहली प्राथमिकता देगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केरल और असम में राहुल और प्रियंका की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जीत नहीं सकी। पुदुचेरी हाथ से निकल गया और दशकों तक बंगाल में राज करने वाली कांग्रेस का बंगाल से सफाया हो गया। बंगाल से बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस का सफाया किया बल्कि कम्युनिस्टों की फौज भी जड़ से उखाड़ दी गई। इन दोनों के हाथ बंगाल में एक भी सीट नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस इसी बात से खुश है कि बंगाल में भले ही उसके हाथ एक भी सीट न लगी हो, लेकिन ममता बनर्जी खुद हार गईं, लेकिन टीएमसी जीत गई। जिस बीजेपी के पास बंगाल में खाने को कुछ नहीं था, आखिर उसने 2 राष्ट्रीय पार्टियों को निकाल कर बाहर कर दिया। बीजेपी की इस बाजीगरी को कांग्रेस अब कम करके बताना चाह रही है, जिसने टीएमसी की जीत में ममता बनर्जी की हार का धब्बा लगा दिया। ममता बनर्जी हारी मतलब बीजेपी जीती। असम, केरल और पुदुचेरी में चुनावी हार, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सफाया होना न सिर्फ पार्टी बल्कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी एक झटका है। उनके शुभचिंतक ये मान रहे थे कि केरल और असम में पार्टी यदि सरकार बनाने में सफल रही तो राहुल गांधी के फिर से अध्यक्ष पद संभालने का रास्ता साफ हो जाएगा। संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर अब कांग्रेस नेतृत्व को एक बार फिर से असंतुष्ट खेमे की ओर से सवाल पूछे जाने की आशंका सता रही है। राहुल गांधी के लिए ये नतीजे इस मायने में बड़ा झटका हैं, क्योंकि उन्होंने केरल में पूरी ताकत झोंक दी थी। वे कई गुटों में बंटी नजर आ रही है। राज्य की इकाई को एक छतरी के नीचे लाने में संभवतः विफल रहे, जिसका पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में केरल से कांग्रेस अधिकतम सीटें जीती थी। अब खुद राहुल गांधी भी प्रदेश से वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ केरल में शानदार जीत हासिल कर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी को तोड़ चुकी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विजेता बनने के बाद आने वाले दिनों में विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की दावेदारी में कई नाम जुड़ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का यह मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी वह एकमात्र विकल्प है। चुनाव के बाद अब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ सकती है। जनवरी 2021 में कांग्रेस कार्य समिति अपने प्रस्ताव में कह चुकी है कि इस साल जून में किसी भी कीमत पर नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। इन नतीजों की वजह से गांधी परिवार का नेतृत्व एक बार फिर से पार्टी के असंतुष्ट धड़े के निशाने पर आ जाएगा। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी वाला ग्रुप 23 समूह अपना अगला कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केरल और असम में धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। कांग्रेस के लिए खुशी सिर्फ बीजेपी की हार से मिल रही है, न कि अपनी जीत से। बंगाल में सफाया हो गया, केरल, असम और पुदुचेरी में भी निराशा ही हाथ लगी, लेकिन दूसरे की हार में अपनी खुशी तलाशने को मजबूर कांग्रेस इस तरह तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में नाकाम हो ही जाएगी। चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ होने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकारी तथा आत्मविश्लेषण करने की बात की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा, हम जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं और हमें समर्थन देने वाले लाखों लोगों का आभार। हम मूल्यों और आदर्शों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जय हिंद। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस विषय पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे। विशेषकर असम और केरल विधानसभा में चुनाव परिणाम हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी हैं और आशा के विपरीत भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि अब कांग्रेस को संगठनात्मक और संवाद संबंधी कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। देश की सबसे पुरानी पार्टी इन दिनों कई आंतरिक मुद्दों का सामना कर रही है। असम में AIUDF और पश्चिम बंगाल में ISF के साथ गठबंधन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
विधानसभा चुनावों में सीएए का विरोध करने वालों को जनता ने धूल चटा दी। बंगाल में सीएए के खिलाफ महीनों तक नौटंकी करने वाली ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गईं। असम में राहुल गांधी ने सीएए विरोध को अपना चुनावी एजेंडा बनाया। नतीजे सामने हैं। कांग्रेस असम में सिमट गई। असम में सीएए के विरोध के लिए बाकायदे 3 नई पार्टियां बन गई हैं, लेकिन तीनों का हाल बेहाल है। 3 में से 2 का तो खाता भी नहीं खुला। इस बार 126 सदस्यीय असम विधानसभा में बीजेपी को अकेले 60 और उसकी अगुवाई वाली एनडीए को 75 सीटें मिली हैं। एनडीए में बीजेपी के अलावा असम गण परिषद, एजीपी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 50 सीटें मिली हैं। इस नतीजे ने न केवल राज्य में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहने के पूर्वानुमानों को सही साबित किया, बल्कि मतदाताओं ने सीएए विरोधी एजेंडे को भी नकार दिया। सीएए विरोधी एजेंडे की आड़ को लेकर असम की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले 3 नए राजनीतिक दलों का गठन किया गया था। पिछले साल सितंबर में 2 कथित छात्र संगठनों ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू और असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के नेता साथ आए और असम जातीय परिषद का गठन किया। एएसयू के पूर्व अध्यक्ष लुरिनज्योति इस पार्टी के मुखिया बनाए गए। एजीपी 2 बार असम की सत्ता में रही है और मौजूदा एनडीए में शामिल है। इन दोनों संगठनों का राज्य में जमीनी स्तर पर सांगठनिक ढांचा है। वर्ष 2019-20 में असम में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों में आसू सबसे आगे थी। विधानसभा चुनाव से पहले असम में सीएए विरोध के नाम पर बनने वाली दूसरी पार्टी रायजोर दल थी। रायजोर दल आत्मनिर्भर असम के स्लोगन के साथ इस चुनाव में उतरा था। रायजोर दल आरडी का गठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति केएमएसएस के प्रमुख अखिल गोगोई ने किया था। अखिल गोगोई पर आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उन्होंने हिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। उन्हें दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। असम में तीसरी पार्टी आंचलिक गण मोर्चा यानी एजीएम थी, जिसका गठन पूर्व पत्रकार और राज्यसभा सांसद अजीत कुमार भुइयां ने किया था। आंचलिक गण मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले 7 दलों के महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था। विधानसभा चुनाव में उन्होंने केवल 1 सीट पर लड़ने का फैसला किया था। दरअसल पार्टी ने 2 सीटों के साथ एक सूची भी जारी की थी, लेकिन बाद में देखा गया कि कांग्रेस ने उसी सीट से अपना दिसपुर के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था। इसलिए उन्होंने केवल बोकाखाट विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ा था। एजेपी और रायजोर दल को भी कांग्रेस, एआईयूडीएफ और वाम दलों के महागठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनके साथ आने से मना कर दिया। हालांकि इन सब के बावजूद सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में बड़ी जीत मिली। कोई भी पार्टी बीजेपी सरकार की लोकप्रियता में सेंध नहीं लगा पाई। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी, या यूं कहें कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये नए विरोधी दल सीएए को लेकर बीजेपी के वोटों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि अपर असम में सीएए विरोध हावी है और यहाँ दोनों नई पार्टियों की मजबूत स्थिति है। एजेपी ने लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि रायजोर दल ने लगभग 34 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन नतीजे सामने आने के बाद दोनों के हाथ केवल निराशा ही लगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कुछ ऐसे नेताओं को हार मिली है जो राजनीति से ज्यादा अपनी बदजुबानी के लिए चर्चा में आए थे। हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों का अपमान करने वालों को जनता ने बंगाल से लेकर केरल तक धूल चटा दी। टीएमसी उम्मीदवार बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ी, जहां से उन्हें 4487 वोटों से हार मिली। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने सायोनी को हराया। ये वही सायोनी घोष हैं जिसने शिवलिंग को कंडोम पहनाते हुए एक तस्वीर शेयर कर भगवान शिव का मजाक बनाया था। हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में सायोनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तमिल और हिंदी फिल्मों के एक्टर कमला हसन भी हिंदू विरोधी बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। कोयम्बटूर दक्षिण से बीजेपी ने कमल हसन को हरा दिया। इस तरह केरल में कांग्रेस की बिंदु कृष्णा ने बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया था। उन्हें कोल्लम से उम्मीदवार बनाया गया था। मई 2017 में जब केंद्र सरकार ने हत्या के लिए जानवरों के बाजार से खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाई थी, तब केरल के विधानसभा इलाकों में इस तरह के बीफ फेस्ट हुए थे। बिंदु कृष्णा ने कहा था कि पीएम मोदी को डिलीवरी करने के लिए स्वादिष्ट बीफ को पैक कर हेड पोस्ट ऑफिस में भेजा जाएगा। कोल्लम में कांटे की टक्कर में बीफ फेस्टिवल का आयोजन वाली बिंदु कृष्ण 2072 वोटों से हार गईं। इस सूची में एक और उम्मीदवार हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सुजाता खान, जिन्होंने दलितों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग भिखारी होते हैं। उन्हें आरामबाग से उम्मीदवार बनाया गया था, जहां उनकी हार के बाद बीजेपी के दफ्तर को जला डाला गया। बीजेपी के मधुसूदन बाग ने सुजाता को 7,172 मतों से हराया। इसी तरह केरल के विधायक एम स्वराज ने भगवान अयप्पा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। वे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य सचिव भी हैं। उन्होंने कहा था, भगवान अयप्पा की 2018 में मल्लिकापुरम से शादी हुई है, इसलिए सबरीमाला मंदिर में कोई भी जा सकता है। वो त्रिपुनिथुरा में कांग्रेस उम्मीदवार के बाबू से 992 वोटों से हार गईं। तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में बीजेपी खाता खोलने में सफल रही है। उसे 4 सीटों पर कामयाबी मिली है। इनमें से एक सीट कोयम्बटूर दक्षिण की भी है। त्रिकोणीय मुकाबले में यहां बाजी बीजेपी के वनाती श्रीनिवासन के हाथ लगी। मक्कल निधि मय्यम यानी MNM बनाकर राजनीति के मैदान में उतरे कमल हासन के चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट चर्चा में रही थी। वनाती ने हासन को 1,728 वोटों के करीबी अंतर से हराया और पहली बार विधायक बनी। विधानसभा चुनाव से पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि कमल हासन चुनावी समर में चेन्नई से उतरेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने कोयम्बटूर दक्षिण की सीट चुनी। 1,75,000 वोटर्स वाले कोयम्बटूर साउथ में MNM प्रमुख कमल हासन के चुनाव लड़ने का ऐलान करने से यहां मुकाबला रोचक हो गया था। उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मयूरक जयकुमार, तो बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाती श्रीनिवासन को मैदान में उतारा था। पश्चिम बंगाल का ये चुनावी चरित्र रहा है कि यहाँ चुनावों के पहले हिंसा होती है और फिर नतीजों के बाद राजनीतिक विरोधियों के साथ कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी की पार्टी भी ऐसा ही बर्ताव कर रही है। बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए, टीएमसी जीत गई, लेकिन टीएमसी के लिए सबसे बुरी खबर यह रही कि उसकी सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी चुनाव हार गईं। गुस्से से बौखलाई टीएमसी के उपद्रवियों ने हिंसा का खेल नंदीग्राम से शुरू किया। वह पूरे बंगाल में अब तक जारी है। बंगाल में जारी हिंसा के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करने के बाद कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हिंसक घटनाओं को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट कर नाराजगी जताई। कंगना ने लिखा कि धिक्कार है हर उस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया टट्टुओं को जो इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इन खून की प्यासी राक्षसी को बढ़ावा दिया। भारत याद रखो, ये हिंदू राष्ट्रवादियों की मृत्यु नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की मृत्यु है। अपने दूसरे ट्वीट में कंगना ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की तस्वीर शेयर की। इस पर उन्होंने लिखा कि टीएमसी गुंडों ने किया बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गैंगरेप। इंदिरा गांधी ने 39 बार आपातकाल लगाया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कह दिया कि भारत इस बात की परवाह ही नहीं करता है। आप क्या सोचते हो, भाड़ में जाओ। ये गंवार खून का प्यासा देहाती देश मोदी के प्यार की भाषा नहीं जानते, इन्हें डंडा चाहिए। बिना नाम लिखे कंगना ने लिखा कि मैं गलत थी, वह रावण नहीं है, वह तो सबसे अच्छा राजा था, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाया, महान एडमिनिस्ट्रेटर था, विद्वान था और वीणा बजाने वाला और अपनी प्रजा का राजा था। वह तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है। जिन लोगों ने उसके लिए वोट किया, खून से उनके हाथ भी सने हैं। कंगना रनौत ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन के हैशटैग के साथ कैलाश विजयवर्गीय द्वारा शेयर की गई वीडियो पर टिप्पणी की। उन्होंने मीडिया में औरतों को टीएमसी समर्थकों द्वारा पीटता देखा गया। ये होता है जब दैत्य सत्ता पाते हैं। अधर्म की धर्म पर जीत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग करते हुए कंगना ने ये बात कही, ये नरसंहार रुकना चाहिए। अमित शाह, कृपया अपने कार्यकर्ताओं को बचाओ। वो घर, दुकानें, व्यापार और जिंदगी सब गंवा रहे हैं, कृपया उन्हें बचाएं। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से वहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि नतीजों के बाद उनकी पार्टी के करीब 100 दफ्तरों और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किए गए, उन्हें तबाह किया गया और कुछ को आग के हवाले तक कर दिया गया। वहीं ममता बनर्जी सब कुछ देखते हुए इन घटनाओं से ये कहकर किनारा कर रही हैं कि जब तक वो शपथ नहीं ले लेती, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद से उसके गुंडे हिंसा का ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि बीजेपी तो दूर, कांग्रेस और वाम दल तक भी हाहाकार कर उठे हैं। राज्य में 100 से अधिक बीजेपी दफ्तरों और कार्यकर्ताओं के घरों को तहस नहस कर दिया गया। पूर्व स्थली उत्तर और बीजेपी के उम्मीदवार और वैज्ञानिक गोवर्धन दास पर हमला हुआ। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने ऐसा आतंक मचाया कि उनकी जान पर बनाई है। वैज्ञानिक आनंद रंगनाथन ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गोवर्धन दास की सुरक्षा की गुहार लगाई। उस गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कई घरों को ध्वस्त किया गया है और तोड़फोड़ मचाई गई है। दास के घर पर भी तोड़फोड़ मची।
टीएमसी के गुंडों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे वे और उनका परिवार अंदर ही नजरबंद हो गया। साथ ही उनके घर पर बाकी बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों की तरह क्रूड बम फेंके गए। आनंद रंगनाथन ने कहा कि बमबारी के बीच वे घिरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मदद मांगी है, जिस पर संज्ञान लिया गया और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। परमबीर सिंह के खिलाफ एक और मामला सामने आया है। परमबीर सिंह पर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्रिकेट बुकी समेत 3 लोगों ने परमबीर सिंह पर वसूली के आरोप लगाए हैं और साथ ही महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे के पास इस संबंध में अलग अलग शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। क्रिकेट बुकी सोनू जालान और कारोबारी केतन तन्ना और नूर अहमद पठान ने संजय पांडे के पास अप्रैल में ही शिकायत दर्ज कराई थी। स्थानांतरण के बाद से ही परमबीर सिंह घिरे हुए हैं। इन तीनों ने अपनी अपनी शिकायत की कॉपी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को भी भेजी है। जालान ने कहा कि 2018 में जब परमबीर सिंह ठाणे पुलिस प्रमुख थे, तब उन्होंने उनके खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत कार्रवाई की थी और मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ था। जालान ने अन्य पुलिसकर्मियों के नाम भी लिए हैं। इस पत्र में उस समय ठाणे में तैनात प्रदीप शर्मा और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों के नाम भी हैं, जो उस वक्त एंटी करप्शन सेल का हिस्सा थे। तीनों शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि परमबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि वे अपने बयानों की जांच के लिए भी तैयार हैं। परमबीर सिंह ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सोनू जालान पर एक बड़ा बेटिंग नेटवर्क चलाने का आरोप है। उसने कहा कि परमबीर सिंह ने उससे 3 करोड़ 45 लाख रुपए वसूले थे। जालान का आरोप है कि परमबीर सिंह ने जानबूझकर विवादित अधिकारियों को अपने साथ रखा था। उसने प्रदीप शर्मा पर भी 45 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए। उसने कहा कि ये अधिकारी मिलकर निर्दोषों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं और उनसे रंगदारी वसूलते हैं। प्रदीप शर्मा वही शख्स हैं जिसे शिवसेना ने विधानसभा चुनावों में अपना उम्मीदवार बनाया था। जालान के अनुसार एक समय तो परमबीर सिंह की केबिन में ही अधिकारियों ने उनसे 10 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन मामला 3 करोड़ रुपए पर आकर सेटल हुआ। प्रदीप शर्मा ने कहा कि ठाणे पुलिस जालान की जमानत के खिलाफ कोर्ट गई है, इसलिए वह आधारहीन आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि जालान के खिलाफ खुद 8 से 10 केसेस चल रहे हैं और अब वो घिर चुका है, तो खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। मुकेश अंबानी की एंटीलिया के बाहर बम भरी कार मिलने के बाद मुंबई पुलिस के सचिन वजह का नाम सामने आने के बाद इस मामले से ठीक से न निपटने के आरोप में परमबीर सिंह का ट्रांसफर हुआ था। फिर उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए। आरोपों के बाद देशमुख ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस के ही एक इंस्पेक्टर भीमराव घड़गे की शिकायत पर परमबीर सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। एफआईआर विदर्भ के अकोला जिले में दर्ज कराई गई। परमबीर और अन्य पुलिस कर्मचारियों पर 27 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें आपराधिक षड्यंत्र, सबूतों को नष्ट करने और SC/ST एक्ट भी शामिल है। परमबीर सिंह ने हाल ही में महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे पर आरोप लगाया कि वे उनके खिलाफ दर्ज किए मामलों को सेटल करने की बात कर रहे हैं, बशर्ते वो पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को वापस ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद पूरा बंगाल हिंसा की चपेट में है। हिंसा इस पैमाने पर हो रही है कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को बंगाल जाना पड़ा। पीएम मोदी को उपराज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात करनी पड़ी। आखिरकार बंगाल पुलिस की काहिली और पस्त प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय के एक्शन के बाद ममता बनर्जी हरकत में आई और उसने एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य सचिव और गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद व्यापक पैमाने पर हिंसा देखने को मिली, जिसमें कथित तौर पर झड़प और दुकानों को लूटे जाने के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी के एक पार्टी कार्यालय में कथित आगजनी का वीडियो साझा किया है और जिसमें बांस की बल्लियां और छत जलती हुई नजर आ रही हैं तथा परेशान लोगों को चिल्लाते हुए भागते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक दुकान से कपड़े लूटकर भागते लोगों की फुटेज वायरल हो रही है। बीजेपी का दावा है कि उसके कम से कम 6 कार्यकर्ता और समर्थक हमले में मारे गए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बीजेपी इसका आरोप तृणमूल पर लगा रही है। बीजेपी ने पत्रकारों के साथ एक वीडियो साझा किया जिसमें नंदीग्राम में पार्टी दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को दिखाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी।
अधिकारियों ने बताया कि बर्धमान जिले में रविवार और सोमवार को तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों में कथित झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि मारे गए लोगों में 3 पार्टी के समर्थक थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है और कई जिलों से हिंसा की खबरों पर चिंता जताई। राज्यपाल ने ट्वीट कर सवाल किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली राजनीतिक हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, हत्याओं को रोकना चाहिए। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में ही हिंसा क्यों होती है? लोकतंत्र पर हमला क्यों हो रहा है? धनखड़ ने कहा, खौफनाक हालात की खबरें मिल रही हैं। डर के कारण लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को तलब कर उन्हें शांति बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी के एक दिन के बाद हुई इन घटनाओं के बाद स्थिति पर अफसरों से चर्चा की। धनखड़ ने गृह सचिव AK द्विवेदी से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर मैंने ACS गृह को तलब किया था और उन्हें चुनाव के बाद हुई राज्य में हिंसा और तोड़फोड़ तथा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने अलग से राज्य के पुलिस महानिदेशक P नीरजनन और पुलिस आयुक्त सोमेन मित्र से मुलाकात की और उन्होंने कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।